उन्नीस ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीडीओ हुआ, बीपीओ हुआ, यूपी क्या कहते हैं लेखपाल, मुख्य सेविका भर्ती एग्जाम, माने जो भी परीक्षाएं कराती है सभी की जीएस की मीन्स जनरल स्टडी की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और लगभग समापन की स्थिति में है। ठीक है, श्रृंखला कंप्लीट होने वाली है। चलिए, आज की टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना ना भूलें, और ये चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठीक है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। वैसे आपको बताते चलें कि कृषि क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? एक तो मीथेन हो गई, दूसरी जो है नाइट्रस ऑक्साइड, याद रखिएगा। और ये भूमि से कैसे बनती है? मीथेन तो जानते हैं कि कोई भी मिट्टी सड़ रही गल रही उससे मीथेन, जिसे मार्स गैस भी कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कैसे उत्पन्न होती है? तो भूमि से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड गैस N2O बनाते हैं, जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया गया है? 80 डेसिबल। ठीक है ना, 80 डेसिबल, इसको आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो सामान्य वायुमंडलीय दाब जो है 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ठीक है ना, कहीं कहीं हमें HG लिखा रहेगा मिलीमीटर, HG मीन्स पारा का संकेत है। तो 700 मिलीमीटर पारा स्तंभ जो है वो सामान्य वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैसों को वायुमंडल कहा जाता है, आप जानते होंगे। और वायुमंडल में उपस्थित वायु भी हम सभी पर दाब डालती है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। और वायुमंडलीय दाब 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के बराबर होता है। अच्छा, एक देखिए, इससे पहले एक क्वेश्चन आया था कि कितने माप से अधिक ध्वनि को जो है शोर का नाम दिया जाता। तो आपको ध्वनि के मापक की जो है इकाई कितना है? डेसिबल होती है, डीबी डेसिबल। ठीक है, और डेसिबल जो है 0 से शुरू होता है, जितना मापते जाइए। और इसका आपको शायद भौतिक विज्ञान में भी बताया गया है कि साधारण बातचीत अगर हो तो 30 से 40 डेसिबल होती है। अगर ज़ोर से बात कर रहे हैं तो 50 से 60 डेसिबल के बीच होती है। ट्रक ट्रैक्टर हुआ 90 से 100 के बीच होते हैं। ठीक है, सायरन हुआ 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन वही 170 है, और मिसाइल 180। ठीक है, मीन्स 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को जो है शोर का नाम दिया गया। चलिए, ये तो पिछले, आगे देखते हैं। रेडियो तरंग के संचरण के लिए
प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है आयन मंडल। कौन सा? आयन मंडल। अब इसको भी थोड़ा जान लिया जाए। धरातल से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक, धरातल से माने पृथ्वी तल है, पृथ्वी तल से 60 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहते हैं। और ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान की वृद्धि होती है। इस दशा में विस्मयकारी विद्युतीय तथा चुंबकीय घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। आयन मंडल के सबसे ऊपरी परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक अनुमान से पृथ्वी ग्रह पर कितने वृक्ष हैं? तो 3 ट्रिलियन आंकड़ा लगाया गया है। जो वैज्ञानिकी अनुमान है, वैज्ञानिकों का अनुमान है, उनके अनुमान से 3 ट्रिलियन वृक्ष पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं। और यह सर्वेक्षण रिपोर्ट येल विश्वविद्यालय से क्राउथर और उनके सहयोगी द्वारा बनाई गई है। और अनुमानित है कि प्रत्येक व्यक्ति पर 420 पेड़ हैं। ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, CO2 अवशोषित करते हैं, O2 छोड़ते हैं, अर्थात कहने का मतलब जैव विविधता को बनाए रखते हैं। मतलब लेकिन एक टिप्पणी ये भी है कर दी जाए कि इस समय तेज़ी से वृक्षों की संख्या घट भी रही है। तो ये आंकड़ा 2015 का है। तो अब क्या है, लेकिन अभी भी जो अनुमानित है वो 3 ट्रिलियन वृक्ष ही हैं पृथ्वी ग्रह पर, लेकिन संख्या घट रही। नेक्स्ट है, कौन सा प्रदूषक एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो CFC। कौन सी? CFC। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है और इसी के कारण पृथ्वी पर जीवन सुरक्षित है। ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार गैसें जो है वो CFC हैं, हैलोजन्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोएथिलीन है, हाइलोन, ये सभी जो है ओजोन परत में छेद बना सकते हैं। चलिए अगला है फ्लाई ऐश है। तो फ्लाई ऐश ऐश के लघुकण हैं। माने फ्लाई ऐश मतलब उड़ने वाली राख, उड़न राख से कहते हैं। ये राख के ही लघुकण हैं। ये बहुत सी चीज़ों जैसे कोयला के जलने से निर्मित पदार्थ जो भी चीज़ें जलती हैं उन्हीं से उड़ते हैं। ठीक है, और सभी फ्लाई ऐश में मुख्य रूप से होता क्या है? SiO2 और CaO। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैसों में याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 है, मेथेन मीन्स CH4 है, ओजोन मीन्स O3 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है, और साथ में एक इसमें और भी जलवाष्प भी आप याद रखेंगे। कहीं कहीं छांटने के लिए दे देते हैं। तो जलवाष्प, मेथेन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये ग्रीन हाउस गैसें। ठीक है, नेक्स्ट है कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग जो है कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता दें
कि जब मतदान आप करते हैं तो आपके नाखून पर वहाँ दोबारा आप मतदान न कर सकें या मतदान कर चुके हैं, इसके लिए एक स्याही लगाते हैं। वो स्याही किसकी बनी होती है या उस स्याही का क्या नाम है? तो लूनर कास्टिक है। क्या है? लूनर कास्टिक। वो सही रूप से सिल्वर नाइट्रेट का होता है। क्या है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। परितंत्र के कुल कितने घटक होते हैं? तो परितंत्र के कुल 2 ही मूल घटक हैं, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक। 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी या परितंत्र की संकल्पना जो है प्रस्तावित की। मीन परितंत्र की खोज किसने किया? एजी टांसले ने। कब किया? 1935। टांसले के अनुसार परितंत्र के 2 घटक हैं। कौन से? जैविक और अजैविक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है? तो 1:5। पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही वायुमंडल कहते हैं। और इस वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:5 है। वैसे अगर गैसों की बात करें कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें विद्यमान हैं, तो नाइट्रोजन है जो कि सबसे ज़्यादा होती है 78.07%। ऑक्सीजन की मात्रा वहीं 20.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। आर्गन 0.93% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ठीक है, तो ताजमहल को जो है सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा। हालांकि थोड़ा जान लिया जाए, ताजमहल किसने बनवाया था? मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और इसको सल्फर डाइऑक्साइड से खतरा है। क्योंकि आजकल कारखानों से सल्फर डाइऑक्साइड और N2O नाइट्रस ऑक्साइड निकलती हैं, जो कि ताजमहल के पत्थरों का क्षरण कर सकती है और क्षरण कर भी रही है, और जिससे ताजमहल की चमक जो है वो फीकी पड़ रही है। ठीक, अगर इसका उपाय न किया गया तो इसकी सुंदरता क्षीण हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था जहाँ परितंत्र के 2 मूल गुण, वहाँ मैंने बता भी दिया कि एजी टांसले ने। किसने? एजी टांसले ने। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है। तो बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती। क्या पाई जाती है? मीथेन। ठीक है, एक्चुअल में बायोगैस जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री के विघटन से उत्पन्न होती है, जिसमें 50 से 75% लगभग मीथेन ही होती है और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड। उसके अलावा अन्य गैस है नाइट्रोजन 10%, हाइड्रोजन 1%, H2S 0 से 3% और ऑक्सीजन की बहुत अल्प मात्रा होती है। ठीक है, तो बायोगैस भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है पादप संरक्षण से संबंधित है। वास्तव में यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है और भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया और यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले सन 1973 में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है, मीन्स कंप्रेस किया जाता है? CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। वास्तव में इसे जो है 200 से 200
50 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है। ठीक है, सीएनजी को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितना 200 से 250 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तक दबाया जाता है। और सीएनजी ये भी याद रखिए, सीएनजी एक प्राकृतिक गैस है। इसे किसी बर्तन में 20 से 25 मेगापास्कल तक दबाकर संग्रहित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, किस पर्यावरणविद ने 1997 मैग्सेसे पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? तो वो थे महेश चंद मेहता। ठीक है, महेश चंद मेहता 1997 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें मिला था और यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है। ठीक है, जो एशिया के विकास को आगे ले जाने में मदद करते हैं। ठीक, और इनको 1936 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार भी मिला है, भी याद रखिएगा। 1936 में गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार भी महेश चंद को मिला है। तो महेश चंद मेहता जो है एक पर्यावरणविद हैं और साथ में इन्होंने ताजमहल और गंगा यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का भी प्रयास किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए ये सदैव प्रयासरत भी रहे और ये कोर्ट की भी मदद लेते रहे। चलिए नेक्स्ट है, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन से हैं? मीन्स खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है, वे 2 पदार्थ कौन से हैं? तो वो है मरकरी और साइनाइड। ठीक है, मरकरी मीन्स पारा Hg, साइनाइड ठीक है Cn। तो खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले यही 2 पदार्थ हैं, मरकरी है, साइनाइड है, और इनके प्रत्यक्ष प्रभाव से मृत्यु हो सकती है। वैसे आपको बताएं कि HCN गैस मीन्स साइनाइड गैस ये बहुत विषाक्त होती है, पर्यावरण में प्रत्येक स्थान पर मौजूद परंतु पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। और साथ में वहीं आपको ये भी जान लीजिए कि मरकरी मीन्स पारा Hg जो है पानी में घुलकर मिथाइल मरकरी बनाती है और पारा वाष्प में घुलकर सांस लेने में परेशानी करता है, जबकि थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि बनाने में पारे का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नगर पालिका के कूड़े कचरे एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इस फर्नेस को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसे कहते हैं इंसिनरेटर। इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नगर पालिका में कूड़े कचरे को जलाने के लिए बड़े फर्नेस का प्रयोग किया जाता है, उस फर्नेस को इंसिनरेटर कहते हैं। ठीक है ना। पर्यावरण मंत्रालय ने नगर पालिकाओं को लोगों की सुरक्षा, पर्यावरण को बचाने के लिए निर्देश दिया कि वो कूड़े और डिस्पोज को जला दे, जिससे गंदगी कम फैलेगी और पॉलीथीन जैसी चीज़ें नालों या नदियों में जाकर कम फंसेंगी और जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो इसके लिए व्यवस्था की गई इंसिनरेटर की, इसमें कूड़े कचरे को जलाया जाता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक यहीं समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो में लोग जो है श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे श्रृंखला कंप्लीट होने वाली है। वैसे संपूर्ण उत्तर प्रदेश करके भी एक श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ना है, उसके लिए देखिए जल्दी स्टार्ट किया जाएगा। तो आज की भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपकी सुविधा के लिए इस UPSSC एग्ज़ाम से रिलेटेड एक मैंने GS की जो 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला की प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। वहाँ से आप डायरेक्टली सभी वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि कोई भी UPSSC से रिलेटेड जानकारी होगी
कोई भी न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट जो होगी वो आपको बिल्कुल 100% ऑथेंटिक आपको इस चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।